टीएफटी इंडिया लाइव। टीएफटी इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। देश में आरक्षण को लेकर इस समय पूरा बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। सरकार का यह फैसला तब आया है जब एक दिन पहले पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों से एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बातचीत की थी। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आरक्षण को लेकर के जगदीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, बाउंडेशन नहीं दिया है उसने। जी, उसने राज्यों की सरकारों को कहा है कि अगर आप चाहे तो आप लागू कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मत कीजिए। लेकिन और या तो यह सरकार कानून बना दे कोई ऐसा जी, उसके खिलाफ, जी, तो यह सरकार कर नहीं पाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए जाति जनगणना करानी पड़ेगी। मुख्य चीज यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फंसा दिया है बुरी तरह से। यह न इसको छोड़ सकती है न इसको अपना सकती है। अगर जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराती है तो इसकी हार निश्चित है, क्योंकि जो इसके वोट हैं 80-20 के, वो वोट छटक जाएंगे। जैसे जाति जनगणना हुई और जाति साबित हुई और उनके आरक्षण क्या है वह साबित हुए, वैसे तुरंत छूट जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसकी सराहना भी करनी चाहिए। जिस तरह उसने जजमेंट दिया है कि आरक्षण में आरक्षण, कोटा में कोटा, यानी कि इस पर मैं कई प्रोग्राम वकील के साथ भी किया था, आपके साथ भी किया हूँ, आज फिर एक बार बता देता हूँ कि जैसे दलित ही है, तो दलित में हर कोई ऐसा नहीं है कि जो खाने का मोहताज है, कुछ अमीर भी है। तो जो अमीर है वह आरक्षण का फायदा उठा ले जा रहे हैं और अमीर हो जा रहे हैं, और जो गरीब है वह वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसमें यही है कि जब गणना होगी तो वह कौन अमीर है साथ में इसकी भी होगी, तो उनकी पहचान भी हो जाएगी, तो उनके कोटे कट जाएंगे, और जो गरीब है जो पहुंच नहीं पाया वहां तक, वह आगे आ जाएगा, उसको आरक्षण मिल जाएगा। तो सरकार के लिए तो यह बहुत अच्छा कदम होता अगर इस पर कार्य करे, अगर दे तो। बैठक तो की है सरकार ने, लेकिन क्या उस पर अमल भी करेगी? क्या जाति जनगणना कराएगी? जाति जनगणना के विरोधी रही है भारतीय जनता पार्टी, कभी भी इसने नहीं करवाया। एक बड़ा सवाल है। हाँ, कभी भी नहीं कराया। तो जो पार्टी कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई थी उसकी सत्ता चली गई, तो इस सरकार को वह जाति जनगणना उजागर करना चाहिए था, देश के सामने रखना चाहिए था, इसने रखा नहीं। 10 साल के बाद होता है, 2021 में कंप्लीट हो गया, 2021 में भी नहीं कराई जाति जनगणना, और यह कराने की मूड में भी नहीं है। अब देखिए, महिला आरक्षण बिल लेकर के आई थी, तो महिला आरक्षण बिल लेकर के ऐसे, उसका मतलब क्या निकला? कुछ नहीं। अब जाति जनगणना नहीं कराएगी तो उस बिल का क्या मतलब होगा? तो यह सरकार सिर्फ गुमराह करती हुई नजर आ रही, जहां तक मेरा अनुमान है कि गुमराह कर रही है, इस पर अमल करने वाली नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार फंस गए बुरी तरह। इसलिए फंस गए कि नीतीश कुमार ने तो जाति जनगणना कराई थी, उन्हें तो पता है, तो फिर वह इस पर क्या करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए वह कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या नाम है कि एक चुनौती तो सरकार के लिए हो ही गई है, और विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा इससे मिल गया। अब विपक्ष, अभी जो 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 10 सीटें उत्तर प्रदेश की है विधानसभा की और 2 बिहार की है। यह है महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर के चुनाव है। इन 4 राज्यों में और उन 12 उपचुनावों पर क्या इसको भुना पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। जी जगदीश जी सर, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एससी एसटी के कोटे, वक्फ संशोधन विधेयक और जाति जनगणना के मुद्दे पर
1 महीने का अभियान शुरू किया है। पार्टी का लक्ष्य दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना है। संसद द्वारा SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किए गए जाने के 25 साल पूरे होने पर पार्टी 11 सितंबर तक यह अभियान चलाएगी और SC ST के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों को उजागर करेगी। क्या कांग्रेस इस कदम से बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी जगदीश जी। जी। और इसका असर अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समय पर फैसला दिया है आरक्षण को लेकर के कि यह उपचुनाव में भी प्रभावी होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रभावी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और कांग्रेस अब अपनी जमीन मजबूत कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अखिलेश का साथ मिलने से क्या नाम है कि कांग्रेस और अखिलेश दोनों मिल करके अगर उत्तर प्रदेश में एक साथ जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने लड़ा और जो विश्वसनीयता दिखाई, उसी विश्वास के साथ अगर वो रहेंगे तो 27 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता गंवा बैठेगी, यह तय है। अब कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की है, संविधान की बात की है, लोकतंत्र की बात की है, रोजगार की बात की है, महिलाओं की बात की है। अब इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जब वो उत्तर प्रदेश में लेकर के चल रही है, जबकि उपचुनाव में भी कांग्रेस लड़ने जा रही है पहली बार, नहीं तो कांग्रेस नहीं लड़ती थी। अब कांग्रेस कि और राहुल और अखिलेश की जोड़ी कमाल कर रही है इस मुद्दे। मैंने आपके पहले सवाल के जवाब मैंने यही कहा कि इस मुद्दे को कितना विपक्ष इंडिया गठबंधन क्या नाम है कि वो प्रभावी बना सकता है, इसे यह मुद्दा छोड़ेंगे नहीं यार लोग। इंडिया गठबंधन वालों के लिए यह वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वह चीज हो गया। इन लोगों को एक हथियार हाथ में आ गया है और इस पर जवाब देने में असक्षम है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, योगी और मोदी दोनों एक ही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हारने के बाद में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पे लगी है, उनकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। और अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा अगड़ा दलित की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्या नाम है कि सबके न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे SC ST हो, चाहे दलित हो। वह जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। उन पर हो रहे अत्याचारों पर भी बात कर रहे हैं। हाँ, अत्याचारों पर बात कर रहे हैं। और हाथरस कांड को देखिए आप, हाथरस तुरंत पहुंच गए, प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए, योगी आदित्यनाथ उसके बाद पहुंचे हैं, पहले राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी LOP हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। तो राहुल गांधी जा सकते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? लेकिन नहीं, यह तानाशाहियां हैं इन लोगों की। उसी की सजा जनता दे रही है। अभी 240 पर लेकर के आई है। अगर यही इन लोगों की आदतें रही और आदत से बाज नहीं आए तो 40 सीटों पर आ जाएंगे, वो अभी दिन दूर नहीं। जी जगदीश जी। जी सर, अगला सवाल, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए तमाम जगहों पर सर्वे और रिसर्च का काम कर रही है, वहीं बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ने कटेहरी जिला पंचायत सीट पर समर्थित प्रत्याशी के जीतने के बाद अपनी कमर कस ली है। यह सीट पर पहले सपा प्रत्याशी श्याम कली जीती थी, जिस पर हुए उपचुनाव में बसपा को जीत मिली है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए जगदीश जी, बहुजन समाज पार्टी जो है वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाम से जाने लगी है जी। क्योंकि मायावती एसी कमरे में बैठ करके वहां से आदेश दे देती हैं और सड़कों पर निकलती नहीं है। यह सबसे बड़ी कमी रही है। 2 लाइन का ट्वीट कर देना और वहां से आदेश दे देना, अब वह दिन लद गए।
किसी को अगर प्यास लगा है तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं चल के नहीं आएगा नहीं किसी के पास जी, प्यास बुझाने को। बिल्कुल। और मायावती सोचती है कि कुआं हमारे पास में आए। अब तो बहुजन समाज पार्टी का टिकट भी कोई लेना नहीं चाहता है जी, क्योंकि उसका इमेज भी खराब हो जा रहा है। उनके टिकट लेने से वह हारेगा नहीं, जीतेगा नहीं, हारना ही है उसको। और जीतने वाला जो है उसको जबरदस्ती हरवा देती है वह किसी और के वजह से। तो कोई टिकट नहीं ले रहा है। इस बार भी देखिए लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए उनको बुला बुला करके टिकट देनी पड़ी, कोई टिकट लेने के लिए आता नहीं था, वो नहीं आ रहा था। बहुजन समाज पार्टी के पास अब लोग वैसे लोग जाते हैं जिन्हें किसी भी दल से टिकट नहीं मिलता है और वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह जाते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में, जीत लेने के बाद में पार्टी छोड़ देते हैं। यह चीजें हो रही है। तो मायावती की यह चीजें हो गई। मायावती खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी पार्टी को उन्होंने साख को दांव पे लगा दिया और पार्टी को समाप्त कर दी। जो बहुजन समाज पार्टी का 2019 में 19.77% वोट शेयर था और 2022 विधानसभा चुनाव में 12.88% था, 2024 में 7 से 8% पे आ गया। यानी कि जो 27 में चुनाव होने वाला है उसमें और भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 22 में भी इनका एक विधायक उमा शंकर सिंह बलिया रसरा से जीत करके आए थे और उन्होंने अपने दम पर चुनाव उन्होंने लड़ा था, किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो इनसे टिकट ले लिया, जीत गए, आ गए हैं। बस यह नाम का है कि बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन वह मायावती की कोई बातें सुनते नहीं है। ठाकुर आदमी वह सुनने वाले हैं नहीं किसी का। तो वह योगी आदित्यनाथ के खास माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहते हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी जीरो हो गई है। अब आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी क्या रुख होगा? रुख यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है तब तक वह ऐसे ही दब करके रहेगी, अंदर से ही बोलती है, और जब तक वह बाहर नहीं निकलेगी तब तक होगा नहीं। तो जो SC ST के लोग हैं या दलित के लोग हैं, तो उनका डंडा झंडा लेकर के चलने से क्या फायदा कि उनको जब पिटाई होगी तो वह वहां से एक ट्वीट कर देंगी, बस बाहर नहीं निकलेंगी। और यहाँ तो नेता घटना स्थल पे तुरंत पहुंच रहे हैं। तो जो लड़ाई लड़ रहा है, जैसे अब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो वह भी SC ST वाले समझ गए, बहुजन वाले या दलित वाले समझ गए, वह कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आए। मुस्लिम वर्ग वह कांग्रेस की तरफ रुख करता हुआ नजर आए। इस लोकसभा चुनाव में यह देखा गया। अगर अखिलेश यादव राहुल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अगर नहीं लड़े होते चुनाव तो उन्हें 37 सीटें नहीं आती, वह वही 4-5 पे रह जाते भारतीय जनता पार्टी। वहां तो अब यह इस देश में अब यह हो गया है, भाजपा नहीं तो कौन। आप कांग्रेस के साथ हैं तो आपको सीटें मिल जाएंगी, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। और मुस्लिम एक तरफा कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, SC ST दलित के लोग एक तरफा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जो मायावती के पास वोटर थे वह कांग्रेसी थे, और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उन्हें जगाने का कार्य किया है। उनके अंदर यह विश्वास अब हो गया कि संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण को अगर बचाना है तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा, अन्यथा मायावती के अंदर वह ताकत नहीं है कि वह कर पाएंगी और ना मायावती लड़ पाएंगे। राहुल एक ऐसा व्यक्ति की जो किसी के पास भी तुरंत पहुंच जाते हैं और कोई मिलने आता है तो मिल जा रहे हैं। यह चीज अच्छी है, इसलिए लोगों का रुख अब बदला है और बहुजन समाज पार्टी बैकफुट पे आ गई है। और बहुजन समाज पार्टी एक मोहरा हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो कहती कुछ और करती कुछ और है। जी, क्या समाजवादी पार्टी भी सर कांग्रेस को मदद कर सकती है यूपी में? देखिए अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव हम साथ मिल करके लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए भी बातें हो रही है कि विधानसभा चुनाव भी हम साथ ही मिल करके लड़ेंगे। अखिलेश जान गए हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। अखिलेश की रैलियों में क्या है कि अखिलेश 2022 में रथ यात्रा निकाले थे पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर, भीड़ बहुत एकत्रित हो रही थी। वह आप यह देख लीजिए, मैंने उस चीज को दृश्य को देखा था कि सुबह 4 बजे वो उनका गाड़ी पहुंच रहा है, लोग 4-4 घंटा उनका इंतजार कर रहे हैं रोडों पर खड़ा होकर के उनका यात्रा आने को लेकर के, और बहुत विशाल भीड़ हो रही थी, लेकिन वह वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। उन्हें देखने के लिए वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाए। जैसे ही राहुल गांधी के साथ यह खड़े हुए, जनता भरोसा कर ली, क्योंकि वह कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस से अलग होकर के अकेले चुनाव लड़के अगर चाहे
अखिलेश यादव तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनके अंदर माजदा नहीं है, जी ताकत नहीं है। लेकिन जब वही राहुल गांधी खड़ा हो जा रहे हैं, तो राहुल गांधी खड़ा होने के बाद में उनके वर्चस्व बढ़ जा रहा बढ़ है। जा रहा तब लोगों के अंदर एक विश्वास हो जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद की नजर से लोग दे रहे हैं। 10 सालों में मोदी सरकार से जो लोग त्रासदी झेले हैं जी और जो तकलीफें उठाए हैं, बेरोजगारी हुई है, उसे कांग्रेस पूरा कर सकती है। अगर कांग्रेस आती है तो इस व्यथा को कुछ कम कर सकती है, बेरोजगारी कम कर सकती है, महंगाई कुछ कम कर सकती है। वो कांग्रेस के अंदर ताकत है। और दिल्ली में सरकार बनाने की ताकत समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है, वह कांग्रेस ही है। अगर किसी को साथ रहना है तो कांग्रेस ही के साथ रहना पड़ेगा। तो यह चीज साबित हुआ। तो यह अखिलेश यादव यह चीज समझ गए। देखिए, कांग्रेस के साथ में अखिलेश यादव का इस समय समन्वय बहुत अच्छा बन रहा है। यह तुरंत तैयार, कांग्रेस ने जैसे कहा कि उपचुनाव हम लड़ेंगे, तुरंत वह तैयार हो गए। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की 4 सीटें हैं जो 10 खाली हुई है, और उसमें 6 भाजपा की है। अब उसमें से 5-5 पे यह लोग चुनाव लड़ेंगे, या 4-6 पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोनों जोड़ी फिर प्रचार करते हुए नजर आएगी, और इसमें 2022 की बहुत सी तस्वीर दिखेगी। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए जवाबों से आप संतुष्ट होंगे। कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। ऐसी ही कुछ और खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए TFD इंडिया लाइव। धन्यवाद।